दोस्तों 741वें एपिसोड में आपका स्वागत है। ये शुरू करते हैं कहानी। तभी वो बाथरूम के दरवाजों से सटकर खड़ी हो गई। घबराकर आहान की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि आहान कुछ कर पाता, आर्यन जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपने हाथों से अपनी बॉडी को कवर करते हुए धीरे से बोला, रोशनी तुमने तो सब कुछ देख लिया, अब तुम इस बात से पलट भी नहीं सकती। उसकी बात सुनकर मयूरी ने बिना सोचे समझे कह दिया, क्या सब कुछ देख लिया? मैंने ऐसे कुछ भी नहीं देखा जो आप बोल रहे हैं। भूलिए मत, आपने टॉवल पहन रखा है और मैंने आपके सिर्फ मसल्स और एब्स देखे हैं। समझाए ठीक के रिपीट करूं, पर जैसे उसने बात कंप्लीट की उसे याद आया कि अभी अभी क्या बोल दिया। उसने आहान को इस वक्त अपनी बात कही और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। वो भागकर आहान के गले लग गई और बोली, आहान मेरी तो गलती से नजर पड़ गई, मैं अपनी गलती मानती हूँ, कसम से फ्लर्ट करके मैं भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसके बाद सुनकर आहान ने अपने मन में बोला, चलो एटलीस्ट तुमने अपनी गलती तो मानी। वैसे मेरी एब्स और मस्कुलर बॉडी आर्यन से ज्यादा अच्छी है और अट्रैक्टिव भी है। वहीं आर्यन अभी भी वहीं पर खड़े हंस रहा था। उसे ऐसा हंसता हुआ देखकर मयूरी को थोड़ा शर्म आ रही थी। उसने गुस्से में कहा, आप अभी भी हंस रहे हैं? आप सबकी ही गलती है, ये कोई नहाने का समय है। रिया ने हमें बताया था कि नैना आपसे मिलने आई है, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? मयूरी ने अपने मन में सोचने लगी, मुझे इंटरनेट पर इतने सारे कमेंट्स पढ़ने ही नहीं चाहिए थे, वरना वो सब सोचकर इस तरह उनके रूम में नहीं आती। मैं सच में बहुत बड़ी झल्ली हूं। तभी आर्यन ने थोड़ा स्माइल करते हुए कहा, क्या? नैना मुझसे मिलने आई थी, पर मैं तो उससे नहीं मिला। फिर वो अलमारी की तरफ गया, एक टी शर्ट निकाल कर पहनने लगा। उसके बाद सुनकर मयूरी बोली, एक सेकंड, आपके कहने का मतलब है कि नैना आपसे मिलने यहाँ नहीं आई? पर यह कैसे हो सकता है? हमें तो यही इन्फॉर्मेशन मिली कि वो यहाँ आई है, पर यहाँ तो आप। वो कहते कहते रुक गई। फिर उसने कहा, क्या आपको पता है कि नैना ने सुसाइड करने की कोशिश की है? उसकी बात सुनकर आर्य ने हैरानी में कहा, व्हाट, सुसाइड? उसके बाद के चेहरे पर स्माइल गायब हो चुकी थी। अगले ही पल मयूरी ने अपना फोन निकाला, उसे इंटरनेट पर चल रही नैना की न्यूज दिखाने लगी। आर्यन के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं हो। इंटरनेट पर न्यूज देखने के बाद आर्यन बोला, अगर आप दोनों इस बारे में मुझसे कुछ पूछने वाले हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो उसे मिला भी नहीं। पर वो तो आपके पास। इससे पहले कि मयूरी अपनी बात खत्म कर पाती, आहान के पास रिया का कॉल आया। उसने कॉल स्पीकर पर डाल दिया, सर हमें नैना कहीं नहीं मिल रही, उसकी लोकेशन रायचंद हाउस के आसपास आकर गायब हो गई। हमने उसके कॉल रिकॉर्ड का पता भी लगाया है। उसने आखिरी बार आर्यन चंद से बात की थी, बल्कि उसने खुद ही नैना से कॉल किया था। रिया की बात सुनकर आर्यन के जैसे ही मयूरी की सवाल भरी नजरों से देखा, उसने कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं उससे नहीं मिला। वही मयूरी अपने मन में सोच रही थी, आर्यन ने खुद नैना को कॉल किया, क्या उसे अपने मेंशन में बुलाना चाहते थे? आखिर ये करना क्या चाहते हैं? मयूरी ने उससे कुछ कदम दूर हटाते हुए कहा, मैंने अभी आपको एक चांस दिया था, आपने कुछ भी नहीं बताया। अब अगर मैं आप पर डाउट करती हूं तो आप उसका दोष मुझे नहीं दे सकते। उसके बाद सुनकर आर्यन अचानक से बोला, ठीक है मैं मानता हूं, मैंने नैना को कॉल किया था। यह सुनकर मयूरी हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने सोचा नहीं कि वो इतने जल्दी सब कुछ बता देगा। मयूरी उसे कुछ बोलने का कोशिश कर रही थी, तभी आहान पीछे आया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए आर्यन की तरफ देखने लगा। आर्यन अभी भी शर्ट पहनी थी, नीचे टॉवल लपेटा हुआ था। यह देखकर आर्यन को गुस्सा आ रहा था और उसने कहा, आप पहले पूरे कपड़े पहन लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। इतना कहकर वो मयूरी का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले गया। वो दोनों लिविंग रूम में काउच पर बैठे उसका वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में आर्यन वहां पर आ गया था और वो किसी प्रिंस की तरह ड्रेस वगैरह पहनकर नीचे आ गया और उसके चेहरे पर अभी भी एक स्माइल थी। उसने अपने बालों को अपने हाथों से ठीक किया और फिर उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या आप लोग सिर्फ यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि आप लोगों को लगा कि नैना यहाँ मेरे साथ है? उसके बाद सुनकर मयूरी ने बोली, हाँ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में नैना आपके बंगले के आसपास दिखाई दे रही है। पहले मयूरी को लगा कि जरूर रिया को कोई गलतफहमी हुई, पर कुछ देर पहले रिया ने उन्हें फिर बताया कि नैना रायचंद मैंसन के आसपास पहुंचकर कहीं गायब हो गई। और अब आर्यन ये बात एक्सेप्ट कर रहा था कि उसने नैना को कॉल किया था। अब मयूरी को डाउट आर्यन पर था और ज्यादा बढ़ गया था। उसने कहा, आप पहले से तो नैना को नहीं जानते थे, तो फिर आपने अचानक उसे कैसे और क्यों कॉल किया? आर्यन ने किसी बिना हेजिटेशन के कहा, मैं उसे एक बात क्लियर करना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को उसका नंबर पता करने के लिए भेजा था। नंबर पता लगने पर मैंने उसे कॉल किया। मयूरी ने हैरानी में कहा, पर आप क्या जानना चाहते थे? आर्यन ने कहा, कुछ तुम्हारे बारे में ही। मयूरी बोली, तो इसलिए आपने उसे अपने मेंशन बुला लिया और उससे मिल भी लिए? आर्यन ने बीच में ही बात को रोकते हुए कहा, नहीं, मैं मानता हूं कि मैंने उसे यहां बुलाया, पर उसने मुझसे मिलने के लिए साफ मना कर दिया। मयूरी को आर्यन के इस सवाल का जवाब का उम्मीद नहीं था और वो अपने मन में सोचने लगी, नैना ने आर्यन को मिलने से मना कर दिया था, वो रायचंद मेंशन के आसपास आकर गायब हो गई।
मयूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आर्यन और नैना का एक दूसरे से क्या लेना देना है, और आखिर ये नैना कोई फिर से कोई चाल है। उसने आर्यन को देखकर कहा, मैं आपको अपना दोस्त मानती हूँ, इसलिए मैं आप पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहती, पर अगर आप मुझे सच सच नहीं बताएंगे कि आप उससे क्यों मिलना चाहते थे तो। इतना कहकर उसने अपनी बात पूरी नहीं की कि वो जानती थी कि आर्यन उसकी बात समझ जाएगा और वो उसे कहने की क्या कोशिश कर रही है। उसकी बात सुनकर आर्यन आगे बढ़कर बोला, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया कि जब तुम छोटे थी तब तुम्हारे अलावा भी एक लड़की हमारे घर पर पिछले आंगन में आती थी। मयूर ने हैरानी में होकर कहा, क्या आपको डाउट है कि वो लड़की नैना थी? हालांकि इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का उसे राशिद मैंसन से बुलाने का क्या लेना देना था। आर्यन ने दीवार का सहारा लिया और मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, इसके अलावा भी एक रीजन था जिसके लिए मैं उससे मिलना चाहता था। आप दोनों को याद होगा कि मैंने आपसे कहा कि जो लड़की रोशनी के पीछे आती थी उसके कपड़े काफी अलग थे। ऐसा लगता कि जैसे वहां पर एक नहीं दो लड़कियां तुम्हारे पीछे आ रही हूं। मयूरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, आपको बस यही जानना था कि ये लड़की वही तो नहीं थी, पर इतने साल बीतने के बाद आपको ये सब कैसे याद है? और उस दिन तो आप कह रहे थे कि आपको बहुत सी बातें याद नहीं, तो अचानक आपको ये सब कैसे याद आ गया? इससे नैना का क्या लेना देना है? तब आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने कहा, क्या तुम पक्का इस बारे में जानती हो? उसके चेहरे पर मयूरी को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोली, हाँ मैं जानना चाहती हूँ, आपको अचानक ये सब कैसे याद आ गया? उसकी बात सुनकर आर्यन उन दोनों को अपने स्टडी रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, मेरे साथ आओ। फिर उसने कुछ बॉक्सेस निकाले और उसमें से काफी कुछ सामान समय से रखे हुए थे। उसने स्माइल करते हुए आहान की तरफ देखकर कहा, यह है प्रूफ, आप दोनों देख सकते हैं। आहान ने जैसे आर्यन के चेहरे पर वो शैतानी स्माइल देखी, वो समझ गया कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है, पर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही मयूरी ने बिना सोचे समझे हो गए रखे बॉक्स को खोल दिया। उस बॉक्स की चीजों को देखकर वो हैरान हो गई। उसमें कुछ खिलौने और अलग अलग चीजें रखी हुई थी। मयूरी बहुत हैरानी से आर्यन को देखने लगी। उसने सोचा भी नहीं कि आर्यन को बच्चों के खिलौने से खेलने का कोई शौक होगा। वो खिलौने भी लड़कियों के थे और इससे पहले मयूरी अपने दिमाग के घोड़े को ज्यादा दौड़ा पाती, आर्यन उसके चेहरे को पढ़ चुका था। वो आगे बढ़ा और उसके सिर पर हल्के से पुश करते हुए बोला, अपने दिमाग को क्लीन रखा करो, क्या तुम सच में नहीं पहचान सकती कि खिलौने किसके हैं? जब आर्यन ने उसके सिर पर हल्के से पुश किया तो मयूरी को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, जेंटलमैन अपने हाथों से ज्यादा मुंह से बात करते हैं। इतना कहकर वो एकदम पीछे हटी और उसे घूर कर देखने लगी। फिर वो वापस से उस बॉक्स में देखने लगी। उसमें ज्यादातर लड़कियों की चीजें थी। तो इसका मतलब? मयूरी कुछ कहने से पहले ही आर्यन बोला, मुझे याद है कि तुम्हें स्मार्ट और हैंडसम लड़कों के अलावा ये खिलौने बहुत ज्यादा पसंद थे। उसने आगे कहा, और तुम्हें यह खिलौना याद है? ये तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था। वो एक एक करके सभी चीजें मयूरी को दिखाने लगा। मयूरी के दिल में आर्यन की ये हरकतें आहान को फिर से गुस्सा दिला रही थी। इसलिए जैसे ही आर्यन ने उसे आगे कुछ दिखाने लगा, वो बोली, ये सब चीजें देखने के लिए तो इसके बाद हमें बहुत टाइम मिल जाएगा, वो सब बाद में देखेंगे। आप हमें कुछ प्रूफ दिखाने वाले थे ना, वो कहाँ है? पर आर्यन ने कहा, जब तुम छोटी थी तब तुम्हें मुझे गिफ्ट देना बहुत पसंद था। तुम मुझे हमेशा कहती थी कि ये गिफ्ट्स तुम मुझे इसलिए दे रही हो ताकि मैं हमेशा बस तुम्हारा बनकर रहूं। उसकी बात सुनकर आहान के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आहान उसके जान ले लेगा। जैसे आर्यन की नजर आहान के चेहरे पर गई, वो तुरंत समझ गया कि अब उसे शांत हो जाना चाहिए। फिर उसने एक फोटो एल्बम निकाली। 1 सेकंड तक आहान उसे देखता रहा। फिर उस एल्बम को मेरी को देते हुए बोला, अच्छा होगा अगर तुम इसे अकेले में देखो। उसकी बात सुनकर मेरी दंग रह गई। अगर वो उसकी बात मानती तो आहान सच में उससे नाराज हो जाता। उसने तो एल्बम लिया और आहान के पास जाकर देखने लगी, पर जैसे उसकी नजर पहली फोटो पर गई वहीं पर जम गई। उसमें आर्यन ने मयूरी के कंधों पर हाथ रखा हुआ था और ये उसकी बचपन की फोटो थी। वो काफी शर्माई हुई लग रही थी और उसका सिर आर्यन के कंधों पर था। ये देख मयूरी डर गई थी। उसकी आहान से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं और उसने खुद को बचाने के लिए कहा, ये फोटो बहुत पुरानी है, इसमें ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा। ये लड़की मैं तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आहान ने अपनी पैनी आवाज में कहा, यह लड़की तुम ही हो मयूरी। फिर उसने आर्यन की स्टडी टेबल पर रखी फोटो की तरफ इंडिकेट कर दिया। वहां जो फोटो थी उसमें भी मयूरी ने सेम ड्रेस पहनी हुई थी। मयूरी ने कहा, हाँ मुझे तो पहले की कोई बात याद नहीं, आप प्लीज इस बात से नाराज मत होना। इतना कहकर उसने जोर से एल्बम बंद कर दिया। उसे ऐसे देखकर आर्यन ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें इस एल्बम को अकेले में देखना चाहिए, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। उसकी बात सुनकर मयूरी उसे घूर कर देखने लगी। वो अपने मन ही मन सोच रही थी, यह पक्का इस लड़की की साजिश है। अगर इसने मुझे अकेले में देखने के लिए नहीं कहा
होता तो मैं खुद अकेले में ही इसे देख पाती, पर इसके बोलने की वजह से मुझे मजबूरी में ये एल्बम अहान को दिखाना पड़ा। इस वक्त मयूरी इतना घबरा गई थी, वहां से भाग जाना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मयूरी यह सब सोच रही थी, तभी अहान ने कहा, उस एल्बम की नेक्स्ट फोटो देखो, अब तो ये पूरी एल्बम बाकी है। उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान हो गई। क्या मयूरी एल्बम में आगे की फोटोज देखेगी? आखिर वो क्या पता लगा पाएंगे कि नैना आर्यन घर पर आकर कैसे गायब हो गई? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 742वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मयूरी ने आर्यन के साथ जब अपनी फोटोज एल्बम देखी तो डरकर जल्दी से एल्बम बंद कर दिया। उसके बाद सुनकर मयूरी ने कसकर फोटो एल्बम को पकड़ लिया और घबराकर आहान की तरफ देखने लगी। उसने कहा, आहान रहने देते हैं ना, मुझे एल्बम और नहीं देखना। जैसे ही उसने ये कहा, आहान ने उसके हाथों से एल्बम लिया और उसे खोलकर देखने लगा। मयूरी अपने मन में यही सोच रही थी कि आगे की फोटोज में कुछ ऐसा वैसा ना हो। दूसरी फोटो में मयूरी घर के पीछे आंगन में बैठी थी और एक ड्राइंग बना रही थी। उसकी नजर आर्यन पर थी और ये देखकर मयूरी घबरा कर खड़ी हो गई। आहान भी उसे अपनी गहरी काली आंखों में घूर कर देख रहा था, पर वो कुछ नहीं बोला। मयूरी अपने मन में बोली, अगर आहान इसी तरह ये एल्बम देखते रहे तो पता नहीं हमारे रिश्ते का आगे क्या होगा। ये सोचकर उसने जल्दी से आहान के साथ से एल्बम ले लिया और उसके गले लगकर बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस एल्बम में कौन है और कौन सी फोटोज है। अब जब आप मेरे हो चुके हैं और मुझे अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं, तो आपको मेरे पास्ट के बारे में जानने की क्या जरूरत है? आहान ने कहा, मयूरी, क्या तुम्हें अब तुम्हारी बचपन की फोटोज नहीं देखनी? उसकी बात सुनकर मयूरी और उसके कसकर गले लगते हुए बोली, मैं ऐसी फोटोज को देखकर क्या करूंगी? अगर इनसे मेरा फियांसे ही मुझसे छोड़कर चला जाएगा तो मुझे अब सिर्फ आपको देखना है। समझाए छे कि रिपीट करूं? उसकी बात सुनकर आहान के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उसके गालों को प्यार से खींचते हुए बोला, मुझे तुम्हारा यह अंदाज बिल्कुल पसंद आया। मयूरी ने उनकी सुनकर पूछा, अब आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना? उसकी बात सुनकर आहान सामने खड़े आर्यन को घूर कर देखने लगा। फिर कुछ सेकंड्स के बाद बोला, चाहे कोई इस एल्बम को पूरी जिंदगी अपने गले लगाकर अपने पास्ट को याद करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकता मयूरी। उसकी बात सुनकर आर्यन के चेहरे की स्माइल गायब हो गई, पर उसने जल्दी अपने चेहरे की मायूसी भी छिपा ली थी। मयूरी ने वह एल्बम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपने आज हमें जितना गुस्सा दिलाना था दिला दिया। अब आप सीधी सीधी तरह बताइए कि आप हमें क्या बताना चाहते हैं। आर्यन ने चुपचाप मयूरी से एल्बम ले लिया और अपना उसका लास्ट पेज निकालकर उस पर एक फोटोज दिखाने लगा। यह फोटोज उस घर की थी जहां आर्यन अपनी बा के साथ रहता था। इस फोटो में रोशनी अपने पुराने वाले घर की बालकनी में खड़ी आर्यन की तरफ देख रही थी, जैसे वो उसे पियानो सिखाने के लिए कह रही हो। मयूरी ने धीरे से कहा, क्या इस फोटो में मैं हूं? इस फोटो पर ध्यान देने वाली कौन सी बात है? देखने में भले ये फोटो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, पर आर्यन के नजरिए से देखा जाए तो इस फोटो में उसके घर के पिछले दरवाजा दिखाई दे रहा था। जहां फोटो में रोशनी तो खड़ी दिख रही थी, पर उसके पीछे एक लड़की और खड़ी दिख रही थी। उस लड़की का चेहरा ब्लर था और जिसकी वजह से क्लियरली पता नहीं चल रहा कि वो कौन थी। पर इसमें एक बात तो साफ थी, वहां सच में कोई लड़की मयूरी के पीछे आती थी। तभी उस फोटोज को देखते हुए आहान ने कहा, मैं भी ये नैना हूं। इस पर आर्यन ने कहा, नहीं, ये लड़की नैना नहीं है। वो आगे चलकर आया और उस एल्बम में बाकी की फोटोज देखकर ने लगा। फिर उसने एक एंगल से खींची हुई एक दूसरी फोटो देखी। इसमें साफ दिख रहा था कि वो नैना थी। ये देखकर मयूरी कंफ्यूज होकर आर्यन की तरफ देखने लगी। आर्यन ने उन दोनों फोटोज को निकालकर एक साथ टेबल पर रख दिया। इसके बाद आहान आगे बढ़कर उन दोनों फोटोज को ध्यान से देखने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अपनी उंगलियों से पिछले दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ नैना के अलावा एक और लड़की भी आती थी। ये फोटोज दोनों एक ही एंगल से ली गई थी, पर ध्यान से देखने पर पता लग रहा था कि उनमें से एक लड़की की हाइट थोड़ी कम थी। वहीं मयूरी के दिमाग में बस घूम रहा था कि नैना के अलावा वो दूसरी लड़की कौन है। इसमें आहान की तरफ देखते हुए कहा, कहीं वो दूसरी लड़की रितिका तो नहीं थी? आहान ने कहा, इस पहेली का जवाब तो अब नैना ही दे सकती है। एक बात फिर से अब सारी कहानी नैना पर आकर रुक गई। तभी बाहर से आर्यन के सर्वेंट ने आकर कहा, साहब, बाहर कुछ बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हैं। वो कह रहे हैं कि वो रोशनी से मिलना चाहते हैं और नैना के सुसाइड के बारे में उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आर्यन ने हैरान होकर कहा, क्या? उसे तो खुद नहीं पता कि मयूरी और आर्यन उसके घर आने वाले हैं, पर यह बात रिपोर्टर्स को कैसे पता चली? उसने हैरानी में आहान की तरफ देखकर कहा। फिर दोनों ने एक साथ कहा, इसका मतलब ये सब नैना का ही प्लान है। नैना ने जानबूझकर आहान और मयूरी को फंसाने के लिए प्लान बनाया, इसलिए वो आर्यन के बंगले के आसपास आकर गायब हो गई। और जैसे ही आर्यन और मयूरी आहान वहां पर आए और उसने ये खबर रिपोर्टर्स को दे दी। आर्यन ने कहा, अब मुझे समझ आ गया कि वो मुझे बुलाने यहाँ पर क्यों नहीं आई।
उसने मुझसे कहा था कि अभी सही समय नहीं आया है, शायद वो रिपोर्टर्स के यहाँ आने का वेट कर रही थी। उन लोगों को यह बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि नैना इतनी ज्यादा चालाक होगी और रिपोर्टर्स के सामने खुद को कमजोर दिखाकर सबकी सिंपैथी पाना चाहती थी। मयूरी ने कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या नैना ये चाहती है कि रिपोर्टर्स मुझे उनका कातिल समझे? पर उसके लिए तो कहीं से भी अपने सुसाइड की निकली फोटोज भेज सकती है। उसने मुझे और अहान को यहाँ बुलाने की इतनी मेहनत क्यों की? तभी उसके दिमाग में वो बात आई कि यह नैना ने आर्यन को कहा था अभी सही समय नहीं आया है। पर इसमें वो कहना चाहती रही थी कि क्या वो बस यहाँ रिपोर्टर्स के आने का वेट कर रही थी? फिर उसने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, जब वो आपसे बात कर रही थी तो उसके बात करने का तरीका कैसा था? उसकी बात सुनकर आर्यन ने कुछ सोचते हुए कहा, वो काफी गुस्से में लग रही थी। जब उसे पता लगा कि मैं उससे आग वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ तो वो चिल्ला चिल्लाकर एक ही बात कह रही थी। वो कह रही थी कि तुम सब लोग उस मनहूस की बातों में आकर क्यों बेवकूफ बन रहे हो? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जो भी उस मनहूस का साथ देखा उसके साथ कितना बुरा होता है। मयूरी को समझ नहीं आ रहा कि नैना उसे मनहूस साबित करने पर क्यों तुली हुई थी। तभी उसे आहान की बात याद आई और वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको लगता था ना कि उस दिन वो आग नैना ने लगाई थी और उसी ने अपने मैम डोड की जान ली थी? अब मुझे भी यही लगने लगा है। शायद उसे इस बात का गहरा सदमा लगा है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसकी वजह से उसके मोम डैड की जान चली गई थी। इसलिए वो खुद को इस इल्जाम से बचाना चाहती है और सारा ब्लेम मुझ पर डालना चाहती है। आहान और आर्यन दोनों उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी आर्यन का सर्वेंट दोबारा आया और बोला, साहब वो सभी रिपोर्टर्स बाहर भीड़ लगाकर खड़े हैं, क्या मैं किसी को उन्हें दूर करने के लिए कह दूं? यह सुनकर आर्यन ने तुरंत कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं खुद नीचे जाकर देखता हूँ। अगर नैना को लगता है कि वो कुछ फोटोज दिखाकर सबको बेवकूफ बना सकती हैं तो वो खुद सबसे बड़ी बेवकूफ है। फिर आर्यन ने मयूरी की तरफ देखकर कहा, डोंट वरी, मैं रिपोर्टर्स को समझा दूंगा कि इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं। मयूरी ने तुरंत कहा, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे मिस्टर रायचंद। मैं चाहती हूँ कि आप सब रिपोर्टर्स के सामने मेरे लिए भला बुरा कहें। उसके बाद सुनकर आर्यन हैरान हो गया। क्या? मेरी बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। नैना चाहती कि सब मुझसे नफरत करें और मुझे मनहूस समझे। मुझे लगता है कि आपको भी इसी बात का यकीन दिलाना चाहती है, इसलिए उसने जानबूझकर हमें यहाँ बुलाया और फिर रिपोर्टर्स को भी हमारे आने का इन्फॉर्मेशन दे दी। इसलिए अब उसे यकीन दिलाएंगे कि वो जैसा चाह रही है वैसा ही हो रहा है, ताकि खुद वो आपसे मिलने आ जाए। इस वक्त मयूरी को आंखों में एक चमक दिख रही थी। आर्यन काफी स्मार्ट था। उसने मयूरी के प्लान को समझते हुए कहा, तो तुम मुझे बकरा बनाकर नैना को यहाँ बुलाने का प्लान कर रही हो? इतना कहकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने मयूरी से कहा, पर मुझे इसके बदले में कोई गिफ्ट चाहिए। आर्यन ने सोचा कि मयूरी उसकी बात सुनकर परेशान हो जाएगी, पर अगले ही सेकंड मयूरी ने अपनी पॉकेट में से एक मीठी कैंडी निकाली और आर्यन के हाथ में रखते हुए बोली, मेरे पास ये आखिरी कैंडी बची है, यही आपका गिफ्ट है। उसकी बात सुनकर आर्यन हैरानी में अपने मन में सोचने लगा, क्या मैं वही रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ हूँ जिसके साथ लोग बड़ी बड़ी डील करने आते हैं? क्या इसके लिए मेरी कीमत बस एक छोटी सी कैंडी ही है? पर अगले ही पल उसने स्माइल करते हुए वो कैंडी अपने पॉकेट में रख ली। वो भले ही इसलिए वो कैंडी हो, पर उसने रोशनी ने दी थी, इसलिए वो उसके लिए बहुत प्रीशियस थी। जैसे ही आर्यन वहां से कुछ दूर हुआ, मयूरी भागकर आहान के पास आ गई। उसे भी एक कैंडी देते हुए स्माइल करते हुए बोली, मैंने उनसे झूठ बोला, मैंने आपके लिए भी एक कैंडी बचा कर रखी थी। ये बात सुनकर आर्यन ने सुन ली और उसने अपने मन में कहा, रोशनी, अगर तुम्हें वो दूसरी कैंडी आहान को देनी थी तो कम से कम मेरे जाने का वेट तो कर लेती। पर उसने मयूरी से कुछ नहीं कहा और रिपोर्टर्स के पास चला गया। उसने मयूरी का सारा गुस्सा रिपोर्टर्स पर निकाल दिया। जैसे ही रिपोर्टर्स वहां से गए, उसके पास नैना का कॉल आया। वो बोली, मैं तुम्हारे बंगले के बाहर हूँ। मयूरी ने जैसे ही करने को कहा था, रिपोर्टर्स के सामने वही सब कहा। उसने रिपोर्टर्स से कहा, मुझे रोशनी के बहुत लगाव था, इसलिए मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे लगता है कि मैंने गलत इंसान का साथ दिया। अगर नैना मुझे मिल जाए तो मैं उसे सॉरी कहना चाहूंगा। पहले उसे यकीन नहीं का ये प्लान काम कर जाएगा, पर उसके पास नैना का कॉल आया। तब उसे लगा कि मेरी का कोई वार खाली नहीं जा सकता। उसने फोन पर नैना से कहा, तुमने बिल्कुल सही समय पर कॉल किया। रोशनी ने मुझे सच में धोखा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगी। तुम पहले अंदर आओ, मुझे तुमसे बहुत कुछ बताना है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। फिर वो अंदर आकर आहान और मयूरी की तरफ देखते हुए बोला, नैना सच में आ गई? आर्यन का बंगला बहुत बड़ा था। जब सर्वेंट नैना को लिविंग रूम में लेकर आया तो वहां पर बहुत अकेला था और विंडो पर खड़ा चांद की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था। जब पीछे से उसे नैना के आने की आहट सुनाई दी तो वो पीछे मुड़कर देखने लगा और बोला, तुम आ गई। नैना एक सिंपल सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसने अपना जाला हुआ चेहरा ढका हुआ था।
उसकी कलाई पर भी किसी तरह के कटने का कोई निशान नहीं था। उसे यह बात साफ थी कि अपनी सुसाइड वाली बात गलत फैलाई थी। आर्यन ने कहा, हर किसी को पता है कि मुझे चांद को देखना पसंद है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मुझे इस चांद को क्यों देखना पसंद है? नैना बोली, क्यों? नैना बहुत कोशिश कर रही थी कि वो आर्यन के खूबसूरत चेहरे को ना देखे, पर वो खूब से उसकी तरफ देखने भी नहीं रोक पा रही थी। उसने आज से पहले बहुत बार ही खुद को समझाने की कोशिश की कि आर्यन जैसा स्मार्ट, हैंडसम और रिच इंसान उस जैसी लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा जिसका चेहरा आधा जला हुआ हो। ये सब जानते हुए भी वो खुद से को उससे प्यार करने से रोक नहीं पा रही थी। ये कोई आज का प्यार नहीं, बल्कि पिछले 10 साल पुराना प्यार था। पर सच ये था कि आर्यन की आंखों में सिर्फ अपना रोशनी दिखती थी, और उन आंखों के लिए तो इस पूरी दुनिया में रोशनी के अलावा कोई नहीं था। उसने कहा, मुझे चांद को देखना इसलिए पसंद है क्योंकि एक बार मुझे किसी ने कहा था, चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, पर अगर हम दोनों एक ही वक्त चांद को देखेंगे तो हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा फील करेंगे। उसकी आवाज में एक बहुत अजीब सी कशिश थी। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो किसी को भी उसकी ओर खींच सकता था। उसकी बात सुनकर सिर्फ नैना ही नहीं, बल्कि आहान के साथ लिविंग रूम में कॉर्नर में खड़ी मयूरी भी हैरान हो गई। भले ही आर्यन ने उसका नाम ना लिया हो, पर मयूरी को समझ आ गया कि वो उसी की बात कर रहा था, और ये बात आहान को भी समझ आ गई थी, इसलिए उसे गुस्सा आने लगा था। आखिर नैना क्या करना चाहती थी और वो क्यों मयूरी के पीछे पड़ी गई थी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 743वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रिपोर्टर्स के जाने बाद नैना आर्यन रायचंद से मिलने उसके मेंशन में आ गई। जब आर्यन ने चांद को देखते हुए उसके पीछे की स्टोरी बताई तो उसे गुस्सा आ गया। नैना ने गुस्से में कहा, वो इंसान रोशनी ही है ना, तुम अभी भी उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाए हो। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधकर आर्यन की ओर बढ़ी और बोली, पर तुमने तो रिपोर्टर से कहा कि तुम्हें रोशनी पर जरा भी यकीन नहीं, और तुम मुझे सॉरी भी कहना चाहते हो। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा। आर्यन ने उसे बीच में ही रोककर कहा, नहीं। फिर उसने एक सांस में अपने हाथ में पकड़ा हुआ रेड वाइन का गिलास खाली कर दिया और उसे जमीन पर दे मारा। जमीन पर कांच के टुकड़े फैल गए। आर्यन की शांत आंखें अब भी काफी खतरनाक लग रही थी। उसने कहा, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, पर उसने मुझे नहीं बल्कि आहान रायजादा को चुना। क्या मैं उसकी जैसी लड़की की परवाह करूंगा? मुझे अब सच में लगता है कि मैंने उस जैसी लड़की के बारे में सोचकर अपने लाइफ के कई साल बर्बाद कर दिए। उसके मुंह से रोशनी के लिए यह शब्द सुनकर नैना की आंखें खुली की खुली रह गई। वो धीरे से उसके पास आई और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोली, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। तुम उसके असली रंग को पहचान गए तो काफी है। मैं उसे उतनी ही नफरत करती हूँ जितनी कि तुम। अगर मुझे ये बात पहले ही समझ आती कि आज भी मेरे लिए मॉम डैड इस दुनिया में होते। तभी आर्यन ने उसकी तरफ मुड़ा और बोला, क्या मैं इतना बेवकूफ हूं? मैं उसे इतने सालों से जानता हूं, पर उसकी असलियत आज तक नहीं जान पाया, और वो तो अभी भी खुद को मनहूस मानने को तैयार नहीं है। वो मुझसे कह रही थी कि जब उसके घर में आग लगी तब वो पहले ही कहीं और किसी के साथ जा चुकी थी, और वो आग उसने नहीं लगाई, तुमने लगाई थी। उसकी बात सुनकर नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, क्या सच में उसने तुमसे ये कहा? मैंने सच में कुछ नहीं किया, वो सिर्फ बकवास कर रही है। उसी की वजह से मेरे मोम डैड की जान गई। इतना कहते कहते उसने अपना आपा खो दिया, और आर्यन ने भी मौके का फायदा उठाते उसके करीब जाकर उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, डोंट वरी, मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, और आज के बाद मैं उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया कि उसी ने तुम्हारे मोम डैड की जान ली है। उसने नैना को रिलैक्स करते हुए कहा, तुम थोड़ा रिलैक्स करो। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या मैं उसे सच में उस दिन वहां पर कोई उसे साथ लेकर गया था? जैसे ही नैना ने कानों में आर्यन की जादुई आवाज पड़ी, वो अपनी नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड्स बाद उसने सिर हिलाने लगी, और अगले ही पल उसे रियलाइज हुआ कि उसे यह बात आर्यन को नहीं बतानी थी। वो उसे कुछ भी कहती उससे पहले आर्यन ने उससे कहा, उसके जैसी मनहूस लड़की को कौन अपने साथ लेकर जाना चाहेगा? उसे तो मेहता फैमिली तक पसंद नहीं करती थी, पर क्या उसे ले जाने वाला उसके रियल मोम डैड थे? ये बोलकर आर्यन ने नैना के चेहरे पर एक झिझक देखी, तो फिर उसने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर अभी भी यकीन नहीं है? जब तुम्हारे मोम डैड ने उसे अडॉप्ट किया था तब वो बहुत छोटी थी। तब तुम उसे मालकिन कहकर क्यों बुलाती थी? उसके इस सवाल पर नैना ने जल्दबाजी में कहा, क्योंकि वो मेहता फैमिली की मालकिन है। पर अगले ही पल उसने कहा, प्लीज आप मुझसे ये सब बातें मत कीजिए। आर्यन किसी भी तरह उससे सब कुछ उगलवाना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम रोशनी के पीछे पीछे जब मेरे घर आती थी तो तुम्हारी जैसी वो एक लड़की और कौन थी वो वहां पर आती थी? नैना बोली,
क्या तुम रितिका की बात कर रही हो? उसने मुंह से रितिका का नाम सुनकर आर्यन हैरान हो गया। उसने अभी अभी अपनी रोशनी के अलावा किसी पर ध्यान नहीं दिया था। नैना ने गुस्से में कहा, और रितिका भी बिल्कुल रोशनी जैसी है। बचपन से ही उसका साथ चिपके रहती थी। मेरे मोम डैड के मरने के बाद सिर्फ वही है जो उसे बेगुनाह मानती है। आर्यन बोला, पर वो उसके पीछे पीछे क्यों आ जाती थी? नैना ने धीरे से हंसते हुए बोला, शायद वो उसको फॉलो करती होगी। सभी जानते थे कि मेरे मोम डैड उस रोशनी से कितना प्यार करते थे, इसलिए सभी उसे अच्छे से पेश आते थे ताकि मेरे मोम डैड खुश होकर उनकी पैसों में ज्यादा हेल्प कर दे। इस वक्त नैना के चेहरे पर जेलियत साफ देखी जा सकती थी। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, उसकी तो हर एक चीज हमारे घर पर स्पेशल डिलीवरी से भेजता था। जब उसके पास इतना सब कुछ था तो वो मेरा सब कुछ छीनने क्यों आ गई? वो मेरे मोम डैड थे, वो मेरी फैमिली थी, वो हमारी फैमिली में आए ही क्यों? अगर वो मेरी फैमिली में नहीं आती तो आज मेरे मोम डैड जिंदा होते और मेरे चेहरे की भी ये हालात नहीं होती। कहते कहते वो अपने चेहरे को छूने लगी, फिर आर्यन के खूबसूरत चेहरे को देखने लगी। आर्यन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, पर जब वो तुम्हें इतनी ही नापसंद थी तो तुमने अपने मोम डैड को उसे गोद लेने ही क्यों दिया? क्या वो एक अनाथ थी और उसे वो सारी चीजें कौन भेजता था? क्या उसकी कोई फैमिली भी थी? नैना बोली, मुझे नहीं पता। मेरे मोम डैड मुझे हमेशा इस बारे में बात करने से मना करते थे। मेरे मोम कहती थी कि रोशनी की वजह से आज मेहता फैमिली इतनी अच्छी पोजीशन पर है, इसलिए हमें रोशनी का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। कहते कहते गुस्से में उसकी आंख लाल हो गई और उसके मोम डैड सिर्फ इसलिए रोशनी को प्यार करते थे, इसलिए वो उनसे भी नफरत करने लगी थी। आर्यन ने कहा, इसका मतलब जब रोशनी को वहां से लेकर जाया गया तो तुम ये बात जानती थी और खुश थी कि वो कभी वापस नहीं आएगी। खुशी खुशी से तुमने उसके कमरे में चीजों को आग लगाने की कोशिश की, पर तुमने कभी नहीं सोचा कि वो आग उसकी चीजों के साथ तुम्हारे मोम डैड को भी जला देगी। उसकी बात सुनकर नैना ने रोते हुए बोली, जो हुआ उस रोशनी की वजह से हुआ। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जब वो वहां से चली गई तो उसका हर एक याद को मिटा देना चाहती थी, पर पता नहीं कैसे वो आग पूरे कमरे में फैल गई। जब मुझे पता चला कि बहुत देर हो चुकी है, मेरी मोम डैड को बचाना चाहती थी और जब वो भी उनके साथ कमरे की आग की लपटों में आ गई। मैं बहुत तेज चिल्ला रही थी पर उन्होंने मेरी आवाज तक नहीं सुनी। जब मेरी मोम की नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुझे आगे बढ़ने से रोकने लगी। मैं वहीं लाचार खड़ी अपने मोम डैड को उस आग में जलते हुए देख रही थी। उसने फिर से म्यूरी को कोसते हुए कहा, जो हुआ सब उस रोशनी की वजह से हुआ। अगर वो मनहूस हमारी फैमिली में आती ही नहीं तो ये सब कभी नहीं होता। अब उसे भी इसकी भरपाई अपनी जान देकर करनी होगी। उसकी बात सुनकर म्यूरी तुरंत कॉर्नर से बाहर निकलकर आ गई और उसने कहा, नहीं तुम गलत हो नैना, तुमने ही उनकी जान ली है। फिर वो एकदम से कदम बढ़ाते हुए नैना के पास आई और उसे घूरते हुए बोली, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं वहां से जा चुकी थी। तुम्हारे मोम डैड खुद उसे मुझे कार में बैठाकर लेकर गए थे, तो उन्हें यह तो पता ही होगा कि मैं उस कमरे में नहीं हूं। वो लोग मेरे कमरे में सिर्फ इसलिए गए क्योंकि वो जानते थे कि वहां पर तुम हो। उन दोनों ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। आहान का अंदाजा ठीक था। नैना ने 10 साल पहले अपने घर में आग लगाई, पर उसने एक अलग ही कहानी बनाकर सारा इल्जाम मयूरी पर डाल दिया था। नैना ने गुस्से में मयूरी को कंधे पर पकड़ते हुए कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने नहीं, तुमने मेरे परिवार को बर्बाद किया है। इससे पहले कि आर्यन और आहान आगे बढ़ पाते मयूरी ने तेजी से धक्का दे दिया। फिर उसने नैना को हाथ को पीछे मरोड़ते हुए कहा, तुमने ही आग लगाई थी और तुमने ही उसकी उनकी जान ली। समझाई थी कि रिपीट करूं? उसकी बात सुनकर नैना पागलों की तरह चिल्लाने लगी और कहने लगी, नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया, सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से ही मेरी हालात हुई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं सबको बता दूंगी कि तुम एक मनहूस हो और जो भी तुम्हारे पास आएगा वो मर जाएगा। तुम मुझे मोम डैड की मौत का तुमसे बदला लेना है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगले ही पल उसने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने मुझे इस मनहूस के लिए अपनी बातों में फंसाया। तुम में से कोई नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर आर्यन ने आगे कहा, हमें तो नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा, पर मैंने तुम्हारे लिए जरूर पुलिस को कॉल कर दिया है। अफवाहें फैलाने के लिए, दूसरों को बदनाम करने के लिए, रिपोर्टर्स और मीडिया को अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए। जब इतने सारे इल्जाम तुम पर लगेंगे तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकेगा। अब तुम देखो कि तुम कोर्ट में खुद को बेगुनाह कैसे साबित करोगे। मयूरी ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था तो वो परेशान होने की बजाय अजीब अजीब तरीके से हंस रही थी। उसने कहा, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, क्योंकि सच में मेरे अलावा कोई नहीं जानता और इस बात को कोई भी प्रूव नहीं कर सकता कि मैं अफवाह फैला रही हूँ। उसकी बात सुनकर आर्यन ने अपना फोन निकालकर उसे कहीं की रिकॉर्डिंग सुनाते हुए कहा, यह रहा प्रूफ आई, और ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे सभी गुनाहों का सबूत है। उसकी बात सुनकर नैना पागलों की तरह चिल्लाने लगी,
तुम सबने मुझको फंसाया है, मैं जेल नहीं जा सकती, मुझे अपने मॉम डैड का बदला लेना है, मैं रोशनी को जान से मार कर रहूंगी। फिर वो बोली, मैंने उन्हें नहीं मारा, काश मैं पहले जो हुआ उसे बदल सकती। उसकी बात सुनकर मेरी अपने उसके करीब जाकर बोली, नैना मैं तुम्हें अभी भी एक चांस दे सकती हूँ, तो मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो लोग कौन थे जो मुझे उस दिन अपने साथ लेकर गए थे, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कम से कम सजा हो। उसकी बात सुनकर नैना बोली, जो तुम्हें अपने साथ लेकर गए थे वो तो। फिर उसने कुछ रुक कर कहा, तुम बहुत अलग हो रोशनी, तुम छोटे मालकिन हो। उसकी बात सुनकर मेरी हैरानी से बोली, क्या छोटी मालकिन? उसने आगे कहा, क्या इसका मतलब है कि मैं अनाथ नहीं हूं? जो लोग मुझे उस दिन लेने आए थे वही मेरे रियल मोम डैड है। वो नैना की बात का वेट कर रही थी, आगे भी इस बारे में कुछ बताए, पर नैना ने चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। वो हंसते हुए बोली, तुम एक अनाथ ही हो जिसे कोई नहीं चाहता। तुमने जो भी मेरी फैमिली के साथ किया वो सब तुम्हें ही भुगतना होगा। तुम अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगी। उसकी बात सुनकर मेरी ने चिल्लाते हुए उससे कहा, जो हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, समझी तुम? तभी नैना ने अपने पीछे पुलिस को देखा और उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ो मुझे। उसने मयूरी से कहा, मेरी बद्दुआ है रोशनी, तुम्हें कभी भी तुम्हारी फैमिली ना मिले, पूरी लाइफ अकेले अकेले जियो, अकेले ही मर जाओ। उसकी बात सुनकर मेरी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, पर अहान ने उसे रोक लिया, क्योंकि अब नैना से कुछ भी पूछना बेकार था। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। मयूरी थक कर काउच पर बैठ गई और उसके दिमाग में अभी के शब्द गूंज रहे थे, छोटी मालकिन। नैना के मोम डैड किसी को भी रोशनी से नहीं मिलने देते थे। उसके लिए जो भी चीज आती बहुत महंगी होती, बाहर से आती थी। नैना के और मोम डैड अपने काम को भी अनदेखा कर दिया था। इन सब बातों से सिर्फ यही साबित होता कि रोशनी किसी ऐसे परिवार से नहीं थी, पर उसे मेहता फैमिली में क्यों भेजा गया था। यही सब सवाल मयूरी के दिमाग में घूम घूम रहे थे। क्या मयूरी जान पाएगी अपनी रियल आइडेंटिटी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों 744वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नैना को पुलिस पकड़कर ले गई। मयूरी के मन में अभी भी वही उसकी बातें घूम रही थी। आहा ने जब मयूरी को परेशान होते हुए देखा तो उसने उसे समझाते हुए कहा, मेहता परिवार में नैना के अलावा भी कोई है तुम्हें जो इस बात के बारे में बता सकता है? इतना कहकर वो मयूरी से सिर पर थपथपाने लगा। तभी आर्यन ने कुछ सोचते हुए कहा, मिस्टर आहान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी यही लगता है कि हमें एक बार मेहता परिवार से फिर से मिलना चाहिए। हो सकता है कि रितिका हमें इस बारे में कुछ और बता सके। फिर आहान मयूरी को लेकर मेहता परिवार से मिलने चला गया। उसके मना करने के बावजूद भी आर्यन उनके पीछे पीछे चला गया। वहां पहुंचकर आर्यन अपनी कार से उतरकर अपनी कार की केस गोल गोल अपने उंगलियों में घुमाता हुआ आ रहा था। जैसे उसने आहान को अपनी ओर घूरते हुए देखा, वो बोला, रोशनी अपने फियांसे से कह दो मुझे इस तरह घूर घूर कर ना देखे, वरना कभी ऐसा ना हो जाए कि वो तुम्हें छोड़कर मुझसे प्यार करने लग जाए। उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी। इससे पहले कि मयूरी उसे कुछ कह पाती, रितिका उसके सामने आकर स्माइल करने लगी। वो उनकी आवाज सुनकर घर के बाहर आ गई थी और उसने कहा, रोशनी मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तभी उसकी नजर मयूरी के पास खड़े आर्यन पर पड़ी। उसे देखकर तो उसे जैसे कुछ कहना भूल गई थी। वो काफी देर तक बस उसे देखती रही। तभी मयूरी बोली, क्या मेहता परिवार के सभी लोग यही हैं? मुझे उन सब लोगों से बात करनी है। उसकी बात सुनकर रितिका ने अपने सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ यही है। जब से उन्हें पता लगा कि आप और मिस्टर रायजदा यहाँ आ रहे हैं तो कोई ठीक से सो भी नहीं सका। फिर वो उनको अंदर लेकर चली गई। जब मेहता परिवार ने आहान के साथ वहां आर्यन रायचंद को भी देखा तो हैरान हो गई। जिस औरत ने नैना को गोद लिया था वो सबसे पहले आकर बोली, रायजदा साहब, हमने आपको पहले भी जो कहा था वो सब सच था। हमें शुरू से ही नैना की इन हरकतों का पता नहीं था। अगर पता होता तो हम उसे जरूर रोकने की कोशिश करते। हमारे पास अब वैसे भी कुछ नहीं बचा। अब भगवान से दुआ है कि वो हमारी जिंदगी में थोड़ी शांति दी। उन लोगों को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं आर्यन और आहान जैसे बड़े आदमी उनसे नाराज होकर उन्हें कोई सजा न दिलवा दे, इसलिए वो थोड़ा घबरा गए थे। तभी रिया ने आकर उन लोगों से कहा, बॉस यहाँ आप लोगों की परिवार से बदला लेने नहीं आए हैं, बस उन्हें आप लोगों को कुछ बताना है। फिर उसने रायचंद हाउस में जो भी बात आर्यन और नैना के बीच हुई उसकी रिकॉर्डिंग उन सबको सुना दी। यह सुनकर वो सब हैरानी में एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनके ऐसी हालात रोशनी की वजह से नहीं बल्कि नैना की वजह से हुई थी। वहां सब एक एक दूसरे से बात करने लगे। इस वक्त बस रितिका ही थी जो ये सब सुनकर नॉर्मल लग रही थी। तभी उनमें से किसी ने कहा, क्या ये रिकॉर्डिंग असली है? क्या ये सब करने वाली नैना ही थी? उसकी बात सुनकर रितिका बोली, ये रिकॉर्डिंग कैसे गलत हो सकती है? नैना ने खुद इसमें सब कुछ एक्सेप्ट किया है और मैं तो खुद आपको इतने सालों से कहती आई हूं कि ये सब रोशनी ने नहीं की, बल्कि आप में से किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आपको तो बस उस नैना की पर ही यकीन था।
मयूरी के पास इस वक्त रिकॉर्डिंग के अलावा एक चश्मदीद गवाह भी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मेहता परिवार को यह बात एक्सेप्ट करनी पड़ी। कोई इतने सालों में एक गलत इंसान से नफरत कर रहे थे। अब उन लोगों को यह इस बात समझ में आ गई कि अगर वो लोग इस शहर में सबसे बड़े बिजनेसमैन के फियांसे के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो उनमें से कोई जिंदा भी नहीं बचेगा। तभी वो औरत मयूरी से डरते हुए बोली, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें इतने सालों से गलत समझा। नैना को आने दो, खुद मैं उसे तुमसे माफी मांगने को कहूंगी। तभी रिया बोली, नैना ने बहुत सी गलत अफवाहें फैलाई, इसलिए उसे पुलिस पकड़कर लेकर जा चुकी है। अगर आप लोगों को उससे मिलना है तो जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद सुनकर वो औरत कांपते हुए जमीन पर गिर गई और धीरे से बोली, पुलिस ले गई? वो अपने बात पर यकीन डर रही थी और कहीं वो लोग उसे भी जेल ना भेज दे। मयूरी भी उसे देखकर समझ गई और ग्रेसफुली वॉक करते हुए सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई और मेहता परिवार के सभी लोगों को देखने लगी। उसे अपने ऊपर देखकर सब डर गई थी। उसने कहा, नैना का जो भी हश्र हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। मैं यहाँ आप लोगों को अपना गुस्सा निकालने नहीं आई, बस कुछ सवाल करने आई हूँ, इसलिए आप सब चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दे। अगर आप में से किसी ने भी मुझे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। समझाए कि रिपीट करूं। वहां सब खुले लोग ये बात समझ गए थे। मयूरी अब उन्हें लास्ट वार्निंग दे रही थी। तभी मयूरी बोली, मेरा पैदा होने के तुरंत बाद मुझे मेहता परिवार में भेज दिया गया, इसलिए आप लोगों को ये गलतफहमी थी कि नैना के मोम डैड की सगी बेटी हूं। पर क्या उन लोगों ने कभी आपको ये बताया कि मैं पैदा कहाँ हुई थी? अगर मयूरी को इस बारे में पता लग जाता तो वो अपने परिवार के बारे में शायद कुछ पता लगा सकती थी। पर उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे एक जैसे एक्सप्रेशन थे। वो सभी एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देख रहे थे। उन्हें देखकर साफ पता लग रहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उनके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर मयूरी थोड़ा परेशान हो गई और बोली, मैं मेहता परिवार के साथ इतने सालों से रही, क्या आपको कभी अजीब नहीं लगा कि वो मुझे इतने लाड़ प्यार से क्यों रखते थे? तभी मेहता परिवार के दूसरे नंबर के बेटे ने कहा, हम सभी को तो यही लगता कि तुम उनकी सगी बेटी हो। हमने उनसे काफी बार पूछने की कोशिश भी की कि वो नैना से ज्यादा तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रखते हैं, पर वो हमें इस बारे में कुछ नहीं बताते थे। हालांकि वो नैना के साथ भी बुरा नहीं करते थे और आपको तो पता ही है कि वो हमारी पूरे परिवार का खर्चा उठाते थे, इसलिए हम बार बार उनसे सवाल नहीं कर सकते थे। मयूरी ने फिर कहा, क्या आप लोगों को पता है कि आग वाले हादसे के दिन मुझे अपने साथ कौन लेकर गया था? तभी मेहता परिवार के तीसरे नंबर के बेटे ने कहा, नहीं, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हमने तो पहले यही सोचा कि रोशनी भी उस आग में जलकर मर गई, पर बाद में जब रितिका ने हमें बताया तब हमें पता लगा कि तुम जिंदा हो। तो तुम बताओ कि हमें कैसे पता होगा कि तुम वहां से कौन लेकर गया था? उसने रुक कर कहा, रितिका उस वक्त बच्ची ही थी, इसलिए हमने भी यही सोचा कि तुम्हें बचाने के लिए सब कह रही है। हमने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और मैंने तो उसकी पिटाई तक कर दी थी। कहते कहते वो रुक गया और शायद वो अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी ही बेटे पर बात पर यकीन नहीं किया और यकीन नैना पर कर लिया था। तभी मयूरी को याद आया कि नैना के अलावा रीता का उसके पीछे आर्यन के घर पर जाती थी। इसका मतलब जिस दिन आग लगी थी उस दिन रितिका ने इत्तेफाक से उसे कार में किसी का जाते हुए नहीं देखा, बल्कि वो जानबूझकर रोशनी से मिलने गई थी। जैसे ही मयूरी की नजरें रितिका पर पड़ी, उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, मैंने भी तुमसे थोड़ा झूठ कहा था। आर्यन तो यहाँ पहले से ही हैं, तो वो जरूर जानते होंगे कि मैं तुम्हारे पीछे उनके घर में जाती थी। और उसे इस तरह आर्यन को तरफ देखते हुए मेरी को कुछ अजीब लगा और उसने कहा, क्या तुम मिस्टर आर्यन रायचंद को पसंद करती हो? उसकी बात सुनकर नीतिका ने एक नजर उन पर डालते हुए कहा, मैं उन्हें डिजर्व नहीं करती। इतना कहकर उसने अपनी नजरें झुका ली। फिर उसने धीरे से कहा, पर उस समय मेरे मन में इनके लिए कुछ ऐसा नहीं था। मैं वहां तुम्हारे लिए जाती थी क्योंकि बड़े ताऊ जी और ताई जी तुम्हें बहुत प्यार करते थे। अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहती तो हो सकता हो कि मुझे भी थोड़ा प्यार दे देते और उसका फायदा मेरे परिवार को होता। और ऐसा भी तो हुआ। जब उन्होंने रितिका को रोशनी से घुलते मिलते देखा तो वो सच में उसके मोम डैड की और ज्यादा हेल्प करने लगे थे। वही रितिका ने कभी नहीं सोचा कि रोशनी जिस लड़के से मिलने उसके घर जाती है वो आज इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। उसने आगे कहा, तुम्हारे पीछे जाने का मेरा चाहे जो भी इंटेंशन हो, पर मुझे आज भी इस बात का गिल्ट है कि सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। पर अब तुम्हें अपनी लाइफ में इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मयूरी ने रितिका के इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। रितिका ने बात सुनकर उसके डैड को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे बात फील हो रही थी कि उन्होंने अपनी बेटे के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि बचपन से ही उसे दूसरों की दया पर जीना सिखाया। तभी मयूरी को कुछ याद आया और उसने कहा, आपने कहा था कि नैना के मोम डैड ही आपका खर्चा देखते थे, पर मुझे याद है कि आपने कहा कि उनके जाने के बाद कोई इंसान था जो आपकी हेल्प कर रहा था। वो कौन था? उसके बात सुनकर मेहता परिवार के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मयूरी को तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत अपनी कड़क आवाज में बोली,
मैं ऑलरेडी आप लोगों से कह चुकी हूँ, यह आप लोगों के लिए लास्ट चांस है। अगर आप मुझे सच बता देते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेहता परिवार का कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी। तभी मेहता परिवार का दूसरा बेटा आगे आकर बोला, हम लोग आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते, बस हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हम आपको इस बारे में कैसे बताएं। उसकी बात सुनकर मेरी गुस्से में बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? उसने मेरी की तरफ देखते हुए कहा, भाई भाभी के जाने के बाद कंपनी भी दिवालिया हो गई, हम लोग कुछ नहीं कर सके। तभी न जाने कहां से एक इंसान हमारे परिवार के पास आया। उसने बताया कि वो भैया भाभी का दोस्त है और वो हमारी हेल्प करना चाहता है। पहले हमें उस पर थोड़ा डाउट था, पर जब उसने हमारी हेल्प करनी शुरू की तो हमारा सारा शक दूर हो गया। तभी उनका सबसे छोटा भाई आगे आकर बोला, हमें अपना घर और शहर छोड़कर यहाँ आने के लिए भी उसी आदमी ने कहा था। उसने कहा कि अगर हम वहां रहे तो हमें पुरानी यादें आती रहेंगी। फिर उसने हमें इस शहर में बुलाकर एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे भी दिए। फिर उसने तीसरे नंबर का भाई आकर बोला, उसने हमें यह भी वादा किया था कि वो हमारा तब तक ख्याल रखेगा जब तक हमारे बच्चे बड़े नहीं हो जाते। पर अब पूरे 4 साल बीत चुके हैं, पर पता नहीं वो इंसान कहाँ गायब हो गया। मयूरी ने कहा, क्या आप लोगों के पास उसका कोई फोटो है? तभी उनमें से किसी ने कहा, मेरे पास उनके साथ की एक फोटो है जिसे मैंने संभाल कर रखी थी। इतना कहकर वो फोटो लाने अंदर चला गया। तभी परिवार के एक सदस्य ने कहा, वो इंसान सच में बहुत बड़े दिल का है और उसने बंद कंपनी होने के बाद भी सारा लोन चुका दिया और हमें रहने के लिए एक नए घर में भी लेकर आए। हम लोगों ने अपने परिवार की कोई भी बात उनके सामने नहीं की थी, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता था। उन लोगों की बात सुनकर अब मेरी भी घबराहट होने लगी थी। तभी अहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी बात सुनकर मेरी ने फिर थोड़ी हिम्मत आ गई। वहीं आर्यन ने जब उन दोनों को इस तरह देखा तो उसके चेहरे की उदासी छा गई। इतने में वो आदमी अंदर से फोटो लेकर आया। मेरी वो फोटो देखने लगी। वो एक ग्रुप फोटो था। तभी मेरी की नजर उस फोटो के बीचों बीच खड़े उस इंसान पर गई। उसने कहा, क्या आप लोग जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो यही है? इस वक्त मयूरी के चेहरे पर एक मायूसी दिख रही थी। उसे ऐसे देखकर अहान आगे आया और उसके हाथ से वो फोटो देखने लगा। फोटो देखते ही उसे मयूरी से परेशान होने की वजह समझ आ गई। इस फोटो में एक 40 साल का इंसान था। क्योंकि ये फोटो 10 साल पुरानी थी तो इसका मतलब था कि उस इंसान की एज 50 साल की अब होगी और उसके डैड की एज इतनी कम नहीं हो सकती। और वो इंसान दिखने में भी कोई विदेशी लग रहा था। उसकी आंखें नीले रंग की थी और बाल सुनहरे रंग के थे। मयूरी बोली, इनका नाम क्या है? तभी वहां खड़े दूसरे नंबर का भाई बोला, हमें इनका पूरा नाम तो नहीं पता, इनका नाम मिस्टर खेरी है। आखिर कौन था यह आदमी और क्यों मेहता परिवार की हेल्प कर रहा था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 745वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, मयूरी ने जब उस आदमी का नाम पूछा तो मेहता फैमिली में से किसी ने बताया कि उसका नाम मिस्टर खेरी है। 10 साल बाद भी उन लोगों को उसका पूरा नाम नहीं पता था, इसलिए उस इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल था। तभी मयूरी के मन में एक ख्याल आया। उसने वहां से फोटो ली और रितिका से जाकर बोली, आग वाले हादसे के दिन जब मुझे वहां से लेने आया था तो क्या तुमने वहां इस इंसान को देखा था? उसकी बात सुनकर रीता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, उस वक्त मेरा ध्यान पूरा तुम पर था रोशनी। मैंने तुम्हें कार में बैठते हुए देखा था। उस वक्त कार में 2 लोग पहले ही बैठे हुए थे, पर क्योंकि उस वक्त बहुत सारे बॉडीगार्ड्स वहां आसपास खड़े हुए थे इसलिए मैं उन्हें ठीक से नहीं देख पाई। रितिका वो इंसान थोड़ा थोड़ा याद था और वो इसलिए क्योंकि अपने घर पर कई बार देख चुकी थी। वो इंसान जब भी उनके घर आता तो हमेशा ब्लैक बिजनेस सूट में ही आता था। उसके गले में एक टाई होती, वो देखने पर एक ओल्ड फैशन जेंटलमैन लगता और वो काफी मिलनसार और बच्चों से काफी घुल मिलकर बात करता था। हालांकि उसने अपने कुछ रूल्स बना रखे थे। वो मेहता फैमिली के लिए किसी भगवान से कम नहीं था, इसलिए वो सब लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और रितिका को अब भी याद है कि जब वो छोटी थी तो इंसान ने उसे सिर पर हाथ रखकर कहा था, डोंट वरी, जब तुम लोग बड़े नहीं हो जाते तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ हमेशा कोई रहेगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने निराश होकर कहा, तुम्हें मिस्टर खेरी के बारे में कुछ भी याद है? पर जो लोग मुझे उस दिन यहाँ लेकर से गए थे उनमें से तुम्हें मिस्टर खेरी नहीं दिखाई दी? तभी उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा, तुमने अभी अभी कहा कि मिस्टर खेरी ने तुमसे कहा कि वो तुम सब बच्चों का ख्याल तब तक रखेंगे जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते, पर क्या इसके बाद भी उन्होंने तुम्हारे परिवार को संभाला? रितिका बोली, उन्होंने हमारी 7 सालों तक हेल्प की। मेहता फैमिली को दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद मिस्टर खेरी वहां से चले गए, पर मेहता फैमिली को 7 सालों तक कुछ अमाउंट हर साल मिलता रहा। स्टार्टिंग में तो हर साल के एंड में मिस्टर खेरी उनसे मिलने एक बार जरूर आते थे, पर उन्होंने वहां आना बंद कर दिया। फिर वो पैसे भिजवाते रहे, पर 4 साल पहले मिस्टर खेरी अचानक कहीं गायब हो गए। उसकी बात सुनकर मेरी ने गुस्से में कहा, मिस्टर खेरी ऐसे कहीं गायब हो गए? आप में से किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की?
उस इंसान ने आपकी इतनी हेल्प की और आप लोगों ने उनके बारे में पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। तभी रितिका ने कहा, मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, पर उन्होंने हमें जो नंबर दिया वो लगना बंद हो गया। पर मैंने सोचा क्योंकि हम जब बड़े हो चुके हैं तो इसलिए उन्होंने हमारी हेल्प करना बंद कर दिया। फिर हम सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। तभी अहान ने अचानक से कहा, इसका मतलब मिस्टर खेरी करीब 4 साल से गायब है। तभी मयूरी ने उसकी बात समझ आई और उसने उसकी ओर देखा। 4 साल पहले वो हॉस्पिटल के बाहर सुजल को घायल हालात में मिली थी। 10 साल पहले यहाँ जो आग वाला इंसिडेंट हुआ, वहां से मयूरी को तो पहले ही लेकर जाया गया था। वो तो उस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो फिर उसे बार बार वो आग वाले सपने क्यों आते थे और उसे कौन वहां से ले जाने के लिए कह रहा था? जिस वक्त मिस्टर खेरी गायब हुए उसी साल मयूरी भी घायल हुई और उसकी यादाश्त चली गई। क्या इन दोनों बातों को लेकर कोई कनेक्शन था? तभी उसे सुजल की कही बात याद आने लगी और उसने कहा कि अगर वो कुछ चीजें भूल गई तो शायद किस्मत को यही मंजूर है। मयूरी को जब होश आया तो वो अपनी फैमिली से मिलना चाहती, पर जब उसे अपनी फैमिली के बारे में पता नहीं लग पाया तो उसने हालात से समझौता कर लिया। पर आज फिर से मयूरी अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और उसे उसकी फैमिली ने मेहता फैमिली के पास क्यों छोड़ दिया था। उस आग वाले हादसे के दिन उसे कौन लेने आया था और 4 साल पहले वो सुजल को इतनी बुरी हालात में क्यों मिली थी। मयूरी को सब सोचते हुए देखकर और परेशान होता देखकर अहान ने कहा, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम्हें ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं मयूरी। इतना कहकर उसने हक कर लिया और कहा, चलो अभी घर चलते हैं, फिर कल सुबह पुलिस स्टेशन जाकर हम इस बारे में नैना से पूछेंगे। इतना कहकर वो मयूरी का हाथ पकड़कर उसे मेहता फैमिली से बाहर ले आया और कार में बैठाने लगा। और जैसे ही कार का दरवाजा बंद करने लगा, आर्यन ने उसे रोक दिया और उसने मयूरी से कहा, रोशनी हमें एक तरफ ही जाना है, क्या तुम मेरे घर पर मुझे ड्रॉप कर दोगी? उसकी बात सुनकर अहान को गुस्सा आ गया। उसने धीरे से मयूरी की कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे चिकोटी काटी। वो मयूरी को इशारा करके कहना चाहता कि अगर उसने आर्यन को मना नहीं किया तो उसे छोड़ेगा नहीं। उसकी ऐसी हालात देखकर मयूरी ने अपने मन में कहा, अहान आपकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी है। पर मयूरी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसने अपना गला साफ करते हुए आर्यन से कहा, आप तो अपनी कार से आए थे ना, अगर आप खुद ड्राइव करके घर जाएंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। आर्यन ने उसकी कोई हेल्प की थी काफी और इसलिए वो उसे डायरेक्टली मना नहीं कर सकती थी। पर आर्यन तो जानबूझकर उसकी बात ना समझने की एक्टिंग कर रहा था। वो जल्दी से मयूरी के साथ वाली सीट पर बैठ गया और बोला, काफी रात हो चुकी है और मुझे अकेले ड्राइव करने में डर लग रहा है। अगर आप मुझे घर पर छोड़ देंगे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर आहान और मयूरी हैरान होकर उसे देखते रह गई। भला इस बात पर किसे यकीन होगा कि आर्यन रायचंद जैसा इंसान अंधेरे से डरता होगा। एक सेकंड रुककर वो फिर बोला, वैसे अगर आप मुझे अपने साथ लेकर घर जाना चाहें तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी यह बात सुनकर मयूरी अपने मन में बोली, यह आदमी मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तभी मयूरी ने उसके करीब जाकर धीरे से कहा, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैंने इन्हें अपने साथ घर चलने को कहा है। पर उसकी आवाज आर्यन रायचंद के कानों में पड़ गई और अपना मुंह लटकाकर बैठ गया। आर्यन ड्रामा करने में मयूरी से कम नहीं था। वह ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे उसे बहुत बड़ा दुख हुआ हो। फिर उसने मयूरी से कहा, रोशनी तुम पहले तो कभी ऐसे नहीं थी। उसकी बात सुनकर मयूरी बिना सोचे समझे बोल पड़ी, मैं अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुकी हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अब आपको मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए, वरना मैं तो फ्लर्ट करने के बाद भाग जाऊंगी और फिर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लूंगी। समझाए थी कि रिपीट करो, पर अगले ही सेकंड में उसे समझ आ गया कि उसने क्या कह दिया था। आहान की ओर घूरकर देखा और उसने तुरंत याद आया कि उसने यही शब्द एक बार आहान को कहे थे। मेरी घबरा गई। तभी उसने अपनी उंगली ऊपर उठाकर कसम खाते हुए कहा, आहान हमारी तो एंगेजमेंट होने वाली है और यह सब सच में मेरे मुंह से गलती से निकल गया। कसम से दोबारा ऐसा कभी नहीं कहूंगी। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरी इस तरह उंगली ऊपर उठाकर कसम कौन खाता है? इसका मतलब होता है कि तुम आसमान में जाना चाहती हो। मयूरी को आहान की बात समझ में नहीं आई, पर उसकी बातों से वो थोड़ा नाराज नहीं लग रहा था, पर उसे थोड़ा छेड़ रहा था। जब आर्यन ने भी मयूरी को स्माइल करते हुए देखा तो उसके दिल को थोड़ा सुकून मिल गया। जब उसे उसके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ मयूरी को उदास नहीं देखना चाहता, इसलिए उसके साथ जा रहा था। आर्यन ने तुरंत कहा, चलिए जाने दीजिए, मेरे साथ जाने के नाम पर आपके चेहरे की कितनी बुरी शक्लें बन गई हैं। मैं खुद ही अपने घर चला जाऊंगा। इतना कहकर वो तुरंत अपने स्पोर्ट्स कार में बैठकर वहां से चला गया। वहीं आहान ने भी मयूरी को कसकर गले लगा लिया और ड्राइवर को कार चलाने को कहा। मयूरी भी रिलैक्स होकर आहान के बाहों में सो गई। जब वो जगी तो उसे फील हुआ कि उसे अपनी बॉडी हवा में झूल रही है। तब उसने अपनी आंखें खोलकर
जब उसने देखा तो अहान ने उसे कमर से कसकर पकड़ रखा था, पर वो राजदा मैंसन में नहीं थी बल्कि और कहीं थी। तभी अहान ने कहा, तुम जाग गई? वहीं मेरी को समझ नहीं आ रहा कि वो इस वक्त कहाँ है, और इधर उधर देखने लगी। उसकी बॉडी जमीन से करीब 20 मीटर ऊपर थी। अगर वहां से गिर जाती तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। उसने घबराते हुए कहा, अहान, शायद मैं अपनी बात ठीक से नहीं समझ पाई हूं, और मैं आपको अपनी बात एक बार फिर से कहती हूँ। उसने आगे कहा, हाँ, ये सच है कि मुझे स्मार्ट और हैंडसम लड़कों के साथ फ्लर्ट करना पसंद था, पर यह बात तब की है जब मैं आपसे नहीं मिली थी। पर आपके मिलने के बाद मैंने आज तक किसी और लड़के को नजर उठाकर भी नहीं देखा। आर्यन को तो मैंने मजाक में ही फ्लर्ट करने की बात कह दी। आप तो कितने हैंडसम हैं, हॉट हैं और लंबे हैं। आप कितने गुड लुकिंग भी है और चार्मिंग भी है। आप तो एकदम परफेक्ट है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके अलावा किसी और को कभी नहीं देखूंगी। पर आप प्लीज शांत हो जाइए। हम लोग आपस में बैठकर बात करते हैं। मुझे प्लीज अब नीचे उतार दीजिए। परे भी अब बहुत छोटी है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो अपनी मोम के बिना कैसे जिएगी। मयूरी की एक पुरानी आदत थी, जब वो घबराती हुई बोलती तो बोलते ही जाती थी। उसे डर लग रहा कि कहान उसे गुस्से में आकर नीचे ना फेंक दे। उसने अहान का शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी, और उसे ऐसे देखकर अहान ने उसे मजाक बनाते हुए कहा, मयूरी, मुझे अब समझ में आ गया कि तुम्हारे दिमाग में बस भूसा भरा हुआ है। मयूरी ने हैरानी में कहा, क्या? अहान ने उसे कहा, मयूरी, क्या तुम्हें तुम्हारी कमर पर सीट बेल्ट बंधी हुई नहीं दिख रही? उसकी बात सुनकर मयूरी ने धीरे से अपना सिर झुकाकर देखा। उसकी कमर पर सीट बेल्ट बंधा था, और उसने अपने आसपास नजर घुमाकर देखा। तब उसे समझ आया कि वो एक अम्यूजमेंट पार्क में थे, और अहान उसे वहां पर सबसे ऊंची राइड पर लेकर आया था। उस राइड के बाकी सभी सीट्स खाली थी, और मयूरी ने खुद को शांत किया और बोली, हाँ, अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज मुझे आराम से बात कीजिए, और ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप मुझे इस तरह की जगह पर लाएंगे तो मैं डरकर आसानी से हार मान जाऊंगी। मुझ जैसी प्रिंसेस इतनी आसानी से हार नहीं मानती। मयूर ने उसे कह तो दिया, पर उसने अभी डरते हुए अहान की शर्ट पकड़ी हुई थी। अहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, पर तुम जो भी मुझसे कहना चाहती हो कह सकती हो, पर एटलीस्ट मेरी शर्ट तो छोड़ दो। मयूर ने तुरंत घबरा कर उससे कहा, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर अहान ने अपने मन में कहा, इतनी जल्दी ये प्रिंसेस हार मान गई। मयूरी ने जब इतनी ऊंचाई से नीचे का सीन देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने अपने मन में सोचा कि कहीं ये प्रिंसेस वाला स्टाइल और एटीट्यूड दिखाने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। इस वक्त मयूरी इतना ज्यादा डरी हुई थी, उसे नैना या मेहता फैमिली किसी के बारे में कुछ याद नहीं था। वो बस किसी तरह जल्द से जल्द नीचे उतरना चाहती थी। तभी उसे आहान की आवाज सुनाई दी, मयूरी, ऊपर तो देखो। उसकी बात सुनकर मयूरी अपना सिर उठाते हुए ऊपर देखने लगी। आसमान में इस वक्त बहुत सारे तारे थे, और मयूरी की आंखें भी उन स्टार की तरह शाइन करने लगी, और रात को वो अलग नजारा महसूस कर रही थी। आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत सा चांद निकला हुआ था, जिसकी ठंडी ठंडी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। उस चांदों के चारों तरफ ना जाने कितने ही छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे थे। मयूरी बहुत ऊंचाई पर थी, और उसका मन तो कर रहा कि वो अपना हाथ बढ़ाकर वो सारे तारे तोड़ ले। ये सब देखकर मयूरी ने चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल आ गई, और मयूरी ने नीचे की तरफ देखा, पर सब कुछ बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा था। आन ने जब मयूरी को स्माइल करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी अपने आप स्माइल आ गई, और मयूरी की स्माइल में कहीं से खो गया था। तभी आन ने मयूरी से कहा, मयूरी, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारे साथ मैं और परी दोनों हैं, और हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। आहान की बातें ना जाने क्यों मयूरी के दिल को छू गई, और उसकी बातों में एक अलग ही अट्रैक्शन था। क्या मयूरी जान पाएगी उसके रियल मॉम डैड कौन थे, और मिस्टर खैरी से उसका रिएक्शन क्या था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।